एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था न्यू हेसन ने वो सच बता दिया था जो वांग जी इतने सालों से छुपा के रखा था। न्यू हेसन ने विंग को ये बता दिया था कि ईवन उसका खुद का बेटा है और वांग जी को जो एक रात गुजर के छोड़ के चला गया था वो पर्सन और कोई नहीं है, वो पर्सन वो खुद है। विंग इस बात को सरासर इनकार कर देता है। विंग ये कहता है कि वो वांग जी के साथ कोई रात नहीं गुजरा था, ईवन उसका बेटा नहीं हो सकता। और वैनिंग विंग को एक कहा था कि तुम ज़रा सोच के देखो, वांग जी झूठ तो नहीं कहेगा, कुछ तो हुआ था। विंग कहता है वैनिंग, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। तभी वैनिंग कहता है विंग प्लीज़ तुम यहाँ पर बैठ जाओ। वहाँ पर एक बेंच रखा हुआ था जहाँ पर विंग बैठ जाता है। वैनिंग कहता है विंग हम दोनों थोड़ा साइड पर जा रहे हैं, तुम अपने दिमाग को शांत करो और फिर से याद करने की कोशिश करो। आखिर तुम दोनों के बीच में हुआ क्या था। उस दिन शायद तुम बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए होगे, इसलिए शायद तुम्हें कुछ याद नहीं है। विंग कह रहा है हाँ मैंने ड्रिंक किया था, पर ऐसा भी नहीं कि मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। वैनिंग कहता है पर कुछ तो हुआ होगा ना। तभी विंग कहता है ये सारा सवाल का आंसर तो वांग जी ही दे सकता है। वैनिंग क्या तुम एक काम कर सकते हो, आज रात का मुझे फ़्लाइट का टिकट कटवा दो। वैनिंग कहता है हाँ मैं कर देती हूँ। विंग इधर बैठ के वो सारी चीज़ों को फिर से याद करने लगता है जो जो कुछ वो वांग जी के साथ किया था। उस दिन जब विंग ने वांग जी के ऊपर कीमत लगाया था, जब डील फाइनल हो गया था, तब वांग जी विंग के पास आके कहता है तुमने मुझे खरीदा, काफ़ी महंगा पड़ गया हमें तुम्हारे लिए। तो विंग कहता है सच में तुम काफ़ी महंगा पड़ गया मेरे लिए। वांग जी कहता है तो फिर बताओ मुझे कहाँ जाना है तुम्हारे साथ। विंग कहता है वो मैं डिसाइड कर लूँगा, फ़िलहाल तुम मेरी कार पर जाके बैठो। अगर मैंने तुम्हें खरीद लिया है तो मुझे नहीं लगता इस फंक्शन में हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ख़रीदा मैंने इतनी अमाउंट से। तुम्हारी एक रात की कीमत मेरे लिए काफ़ी महंगा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे एक एक मिनट गंवाना चाहिए। विंग कार का चाबी देते हुए कहता है तुम मेरी कार पर जाकर वेट करो, इन लोगों के साथ मैं डील करके आता हूँ। ऐसे कह के विंग वांग जी को चाबी देके उसे कार पर भेज देता है। वांग जी के जाने के बाद वहाँ का सारा कुछ सामान विंग तोड़फोड़ करने लगता है। जो विंग पागलों की तरह सारा सामान तोड़ रहा था गुस्से से, वहाँ पर सिन्हा का रखा हुआ कैमरा भी टूट जाता है, मतलब पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिन्हा तो बहुत खुश हो गया था ये सोच के कि वो जो कैमरा रखा है, जो वो वीडियो बनाना चाहता है, विंग आके उस वीडियो को कंप्लीट कर दिया था। विंग का खरीदना इस वीडियो को और इस प्रूफ को और भी स्ट्रांग बना रहा था। अगर वो प्रूफ सिन्हा को मिल जाता, वो अगर पुलिस को दिखाता, तो वांग जी इसमें गलत ठहरा जाता, क्योंकि सिन्हा का मकसद था वो एक वीडियो निकाले और वो पुलिस के हाथ में देके ये बोले कि वांग जी ही गलत है, वो ही अपना बॉडी सेल करता है। जब पार्टी के साथ उसका डील फाइनल ठीक से नहीं हुआ तो वो सारा इल्ज़ाम उस पार्टी के ऊपर लगा दिया। दरअसल सिन्हा वांग जी को पूरा करेक्टर लेस साबित करने के लिए तुला हुआ था, पर विंग ने उसकी किए कराए पर पानी फेर दिया था। विंग जब सामान तोड़ रहा था उस वक्त वो कैमरा भी डिस्ट्रॉय हो गया था और इस बात से सिन्हा इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था। सिन्हा गुस्से से वो विंग की कॉलर को पकड़ते कहता है क्या तुम पागल हो गए। विंग कहता है पागल, मैं तो चाहता हूँ कि इस दुनिया को ख़त्म कर दूँ, इस दुनिया को मैं आग लगा दूँ। तभी सिन्हा कहता है तुम उस कस्टमर के लिए इतना गुस्सा हो। विंग कहता है डोंट कॉल मी कस्टमर, मुँह संभाल के बात करना। अगर तुमने फिर से ये शब्द यूज़ किया ना उसके लिए, वो सिर्फ मेरा है, और अगर उसके लिए कोई ऐसा शब्द यूज़ करता है तो मैं उसके जान से मार दूंगा। ऐसा बोल के विंग उसका गला दबा दिया था। जब उसका सांसें अटक गया था तब सिन्हा के साथ एक पर्सन था जो सिन्हा को छुड़ाने की कोशिश करता है और दो पर्सन विंग को छुड़ाने की कोशिश करता है। फाइनली विंग उसे छोड़ देता है। विंग जब उसे छोड़ दिया था तब एक पर्सन उसका नाम लेते हुए कहता है सिन्हा क्या तुम ठीक हो। विंग को उस टाइम सिन्हा का नाम पता चला था बस एक ही बार। विंग सोचता है अगर उस टाइम वो पर्सन सिन्हा का नाम नहीं लेता तो शायद तो विंग को अभी सारा कुछ सच पता नहीं चलता। अगर उस दिन सिन्हा के फ्रेंड सिन्हा का नाम नहीं लिया होता तो विंग को शायद इनाम याद भी नहीं होता और पता भी नहीं चलता। विंग वहाँ से गुस्से से निकलता है। गुस्से से वो सीधे अपनी कार पर आता है जहाँ पर वांग जी पहले से बैठा हुआ था। विंग वांग जी से एक भी बात ना करते हुए वो सीधा वांग जी को लेके होटल पर जाता है। वहाँ पर जाकर एक रूम बुक करता है और रूम की चाबी लेके विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है, वो भी टाइटली। वांग जी इस टाइम बहुत ज़्यादा अपसेट था। वांग जी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। विंग वांग जी का टाइटली हाथ पकड़ता है और वो सीधे खींचते हुए उसे रूम पर ले जाने लगता है और वांग जी बस विंग के पीछे पीछे जा रहा था। रूम के अंदर जाते ही विंग पहले दरवाजे को लॉक करता है, कॉल लगाता है होटल के मैनेजर से, वो कुछ अल्कोहल मांगता है।
विंग वहाँ पर बस चुपचाप बैठा हुआ था। वांग जी भी बस चुपचाप बैठा हुआ था बेड पर। वांग जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर अभी होने क्या वाला है। वांग जी को विंग के ऊपर काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था और विंग बस अपनी अल्कोहल का वेट कर रहा था। विंग अपनी आंखें बंद किए हुए वो बस अपनी फोrehead पर अपने हाथ को रखते हुए बस चुपचाप बैठा हुआ था। कुछ टाइम बाद अल्कोहल भी आ जाता है और विंग बस वहाँ पर बैठ के पीने लगता है। ऐसे ही विंग पिए जा रहा था और वांग जी बस चुपचाप बैठा हुआ था। फिर टाइम में ऐसे पीते पीते विंग फाइनली उठ के वो वांग जी के पास जाता है। वांग जी बेड पर चुपचाप बैठा हुआ था, वो थोड़ा सहमे हुए था। विंग वांग जी के एकदम करीब जाके उसकी फेस को देखने लगता है, फिर उसकी चिन को पकड़ते विंग कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और शायद इसी बात का तुम्हें गुरूर है और इसीलिए शायद तुम ऐसा काम करते हो, तुम अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाते हो। वांग जी कुछ नहीं कहता। विंग कहता है, मुझे कभी पता ही नहीं चला इतनी इनोसेंट फेस के पीछे इतनी घटिया दिमाग हो सकता है। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम्हें कुछ नहीं पता, पर सबसे ज़्यादा तो घटिया इंसान तुम हो। तभी विंग कहते, कैसे? मैं कैसे घटिया इंसान हो गया? तभी वांग जी कहता है, तुमने मुझे खरीदा। विंग कहते, हाँ, तुम बिकने के लिए रेडी थे तो मैंने खरीद लिया। तभी वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग ऐसी बातें मत करो। विंग कहता है, क्यों, तुम्हें सुना नहीं जा रहा? वांग जी कहता है, तुमने मुझे खरीदा, तुमने जो खरीदने के लिए ख़रीदा था मेरे ख्याल से तुम्हें वो करना चाहिए और मुझे यहाँ से छोड़ देना चाहिए। विंग कहता है, इतना जल्दी? क्या कोई और कस्टमर तुम्हारा वेट कर रही है? तो मैं तुम्हें बता दूँ, मैं पूरी रात के लिए तुम्हें 1 करोड़ में ख़रीदा है। वांग जी को इतना गुस्सा आता है। वांग जी फाइनली अपने हाथ उठाने ही वाला था, विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारा यही तो काम है, पर तुम्हें गुस्सा क्यों आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वांग जी कहते हैं, विंग मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है वो मेरा डील है, मैं फाइनल करूँगा, तुम्हें जो करना है तुम करो और मुझे छोड़ दो। तभी विंग कहता है, आज रात के लिए हो ना तुम, तो छोड़ने की बात क्यों कर रही हो? सुबह तक तुम यहीं पर चुपचाप बैठे रहना, मैं पूरी रात बैठ के पीऊँगा और तुम बस बैठ के देखते रहो। वांग जी कहता है, तो तुम इसलिए मुझे ख़रीदा था? विंग कहता है, तो फिर किस लिए? तुम्हारे जैसे इंसान को मैं टच करूँगा तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं तुम्हें टच तो क्या, मैं तुम्हारी तरफ देखना नहीं चाहता, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। आज के बाद तुम अपना शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। ऐसा बोल के जब विंग उठ के जा रहा था तब वांग जी विंग को पकड़ के फिर से खींच के बिठाता है और कहता है, अगर तुम्हें कुछ करना ही नहीं था तो तुमने मुझे ख़रीदा क्यों? तब विंग कहता है, ओह रियली, तुम्हें गुस्सा आ रही है कि मैंने तुम्हें टच नहीं किया, तुम्हें मेरा टच चाहिए, मतलब तुम सच में इतना घटिया इंसान हो। तभी वांग जी कहता है, बार बार एक ही बात कहना बंद करो कि मैं घटिया इंसान हूँ। मैं कैसा इंसान हूँ मुझे पता है, पर तुम्हें क्या पता है तुम कितना घटिया इंसान हो। तभी विंग वांग जी को झटका देता है और कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। ऐसे कह के विंग फिर से वो पीने लगता है और वांग जी बस चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ था। आधी रात तक सिर्फ विंग पीता ही रहता है। आखिर में विंग बेड के एक कॉर्नर में जाके सो जाता है और वो वांग जी को कह देता है, तुम भी सो जाओ, सुबह उठ के चले जाना और तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगा। ऐसा बोल के विंग रूम की लाइट्स ऑफ करता है और वो सो जाता है। विंग का सोच यहीं पर ख़त्म होता है और तभी वैंडिंग विंग के पास आता है और कहता है, विंग तुम्हारा टिकट हो चुका है, इवनिंग को तुम्हारा फ़्लाइट है, तो तुम जल्दी से वहाँ पर चले जाना। तभी विंग कहता है, हाँ, मुझे वांग जी से मिलना है और उससे पूछना है, अगर मैंने उसे टच नहीं किया, अगर मैं उसके साथ कुछ करा ही नहीं, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है और इवन मेरा बेटा कैसे हो सकता है? मुझे उससे पूछना है, मुझे उससे मिलना है। ऐसा बोल के विंग वहाँ पर परेशान होकर बैठा था। विंग बेसब्री से इवनिंग होने का वेट करता रहता है। फाइनली इवनिंग हो गया था और विंग एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। विंग के सपोर्ट में विंग की पूरी फैमिली, जैन, नी हसन, वैनिंग सब लोग खड़ा था, उसे हिम्मत दे रहा था कि वांग जी उसे माफ़ कर देगा। विंग ने अपनी पूरी फैमिली को ये बात बता दिया था कि वांग जी के हिसाब से इवन उसका बेटा है और विंग को कुछ नहीं पता और विंग को बस इस सवाल का आंसर जानना है कि कैसे इवन उसका बेटा है। विंग इस टाइम वो वांग जी को ऊपर शक नहीं कर रहा था या फिर वांग जी की बात को झूठ नहीं बोल रहा था। विंग को बस ये जानना था कि कैसे कैसे क्या वो सब कुछ भूल गया था, क्या वांग जी उसे याद दिला सकता है। ये सब सोच के विंग बस एक्साइटेड था, वो जाने के लिए रेडी था। कुछ टाइम बाद विंग निकल पड़ता है वांग जी के लिए और वांग जी रात के 10 बज रहे थे। वांग जी वो छत पर था, वो बहुत अपसेट था, वो रूम पर नहीं बैठ सकता था क्योंकि उसके आंसू इवन ना देख ले। वांग जी बहुत अपसेट था, वो बस
चुपचाप बैठा होता। वो विंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और इवन वो अपने डैड को ढूंढ रहा था, पर उसके डैड घर के रूम में कहीं पर भी नहीं था। ये सोचते ही इवन वो छत पर जाता है कि देखता है उसके डैड वांग जी अपसेट है, बैठा है, शायद उसकी आंखों में आंसू भी है विंग की यादों में। और इवन को ये बात पता चल जाता है। इवन गुस्से से वो वांग जी को कहता है, डैड मुझे नहीं पता कि आप उनके लिए क्यों रोते हो, पर आपको नहीं रोना चाहिए, वो आपकी लायक नहीं है। ये बात अब तक आपको समझ जाना चाहिए था। तभी वांग जी कहता है, प्लीज़ युवान चुप हो जाओ और अपने बेडरूम पर जाओ। तभी युवान कहता है, नहीं, अब हर बात ऐसे क्यों करते हो, अब जिंदा भी हो। मैंने उस दिन गुस्से से इसलिए बोला, अब जिंदा होते हुए भी अब एक मरे हुए इंसान की तरह जीते हो। मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं होता। आप उस इंसान के लिए रोते हो जो इंसान आपके लायक नहीं है। वो एक नंबर की घटिया इंसान है, वो बदमाश है, फिर भी आप उसके लिए क्यों रोते हो, आप उससे इतना प्यार क्यों करते हो। तभी वांग जी गुस्से से कहता है, इहुआन अब तक मैं बस चुपचाप रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर बार चुप रहूँगा। मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि वो आपका डैड है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा रिस्पेक्ट आपको उनके लिए दिखाना चाहिए, पर आप नहीं सुनते हो। इहुआन कहता है, डैड आपको लगता है मैं उस इंसान को रिस्पेक्ट दूँ, उस इंसान को जिसने आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। तभी वांग जी कहता है, इहुआन तुम्हें कुछ नहीं पता, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताया कि वो इंसान विंग है और वो इंसान आपका डैड है। मैंने ये नहीं बताया कि विंग ने मुझे धोखा दिया है। तभी यून कहता है, ये धोखा नहीं हुआ तो क्या हुआ डैड, आप मुझे बताइए। वो इंसान आपके साथ एक रात बिता के आपको छोड़ दिया और आप बोलते हो कि उसे पता तक नहीं है कि उसका एक बेटा है। आप क्या मुझे पागल समझ के रखे हो। अभी मैं वो 5 साल का युवा नहीं हूँ। जब अब 5 साल उम्र में मुझे ये बता दिया था कि मेरा डैड विंग है और उन्हें पता भी नहीं है कि उनका एक बेटा है। अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ, काफ़ी समझदार हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी इंसान ये बात नहीं भूल सकता कि वो किसी के साथ एक रात गुजारा था। तभी वांग जी अपनी गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। वांग जी गुस्से से अपने दांत को पीसते हुए वो युवन के पास आता और कहता है, हो सकता है वो भूला नहीं है कि वो मेरे साथ एक रात गुजारा है, पर मैंने उसे कभी नहीं बताया कि उसका एक बेटा है, तो उसे कैसे पता होगा। तो उसके ऊपर इल्ज़ाम देना बंद करो। वांग जी इस टाइम बहुत गुस्से में था और शायद फर्स्ट टाइम वांग जी यून के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था। यून अपने डैड की बिहेवियर देख के वो शौक था। यून कहता है, डैड आप मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हो। वांग जी कहते हैं, हाँ मैं उस इंसान के लिए आपको डांट रही हूँ क्योंकि आपको सच नहीं पता। मैंने आपको सच नहीं बताया, आपको बस इतना पता है कि वो इंसान आपका डैड है, इससे आगे आपको कुछ नहीं पता, तो आपको बीच में आने की कोई हक नहीं है। तभी ह्यूमन कहता है, डैड मुझे यकीन नहीं हो रहा। वांग जी कहते हैं, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे बेटे हो। आप मेरे बेटे हो के मैं आपको इतना सिखाती हूँ, फिर भी आप इस बात पर ध्यान नहीं देते हो। मुझे भी यकीन नहीं होता कि आप मेरे ही बेटे हो। तभी इवान इतना ज़्यादा हैरान हो जाता है। इवान गुस्से से वो जाने लगता है। वांग जी इवान को जाते हुए देख के वांग जी को थोड़ा रियलाइज़ होता है शायद उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, इसलिए वांग जी भी इवान के पीछे पीछे जाने लगता है। वांग जी कहते, इवान रुक जाओ। इवान नहीं रोकता, इवान सीधा गुस्से से जाने लगता है। पर इवान एक नहीं सुनता। इवान वांग जी के मुंह पर दरवाज़ा लगा देता है और वांग जी बस दरवाज़ा पीटता रहता है। वांग जी कहते हैं, इवान प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। तभी इवान कहता है, प्लीज़ डैड आप यहाँ से चले जाइए, मुझे आपसे भी बात नहीं करना, आपने उस इंसान के लिए मुझे डांटा। वांग जी कहता है, इवान प्लीज़ दरवाज़ा ओपन करो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तभी इवान कहता है, डैड प्लीज़ मैं गुस्से से कुछ बोल ना दूँ, इससे अच्छा है कि आप यहाँ से चले जाओ। अब मिस्टर सेन के बारे में सोचो, जिसे सोच के आपको अच्छा लगता है। ऐसा बोल के इवान चुप हो जाता है। वांग जी समझ गया था इवान दरवाज़ा ओपन नहीं करेगा क्योंकि उसका गुस्सा भी बिल्कुल विंग की तरह है। अगर कोई चीज़ मन में बिठा लिया तो उसकी मन से निकालना मुश्किल है। वांग जी फिलहाल वहाँ से वो निराश होकर वो अपनी बेडरूम पे चला जाता है। वो भी दरवाज़ा बंद करके सो जाता है। करीबन 1 बज रहा था। 1 बजे वांग जी कान में डोरबेल की नॉक सुनाई देता है। जैसे ही डोरबेल की नॉक की नॉइज़ वांग जी कान पर जाता है, इवान और वांग जी दोनों की नींद खुल जाता है। तभी वांग जी अपना टाइम चेक करता है। वांग जी देखता है रात की 1 बज रही है। वांग जी सोचता है इतनी रात को कौन हो सकता है, और इधर इवान भी सोचता है इतनी रात को कौन हो सकता है। पर इवान रूम से निकलने से पहले वांग जी डोर ओपन करके वो दरवाजे में आता है और वो जैसे ही मेन डोर ओपन करता है, मेन डोर के सामने विंग खड़ा था। ये देख के वांग जी बिल्कुल हैरान था और इवान को पीछे खड़ा समझ में नहीं आ रहा था आखिर कौन आया है इतनी रात को। वांग जी जैसे विंग को देख लेता है, वांग जी कहता है, विंग
तुम इतनी रात को? तो विंग कहता है वांग जी मुझे तुमसे बात करना है। जैसे ही युवान वांग जी के मुंह से ये सुन लेता है कि विंग आया है, युवान तुरंत अपनी बेडरूम के अंदर चला जाता है। वो दरवाजे को थोड़ा सा ओपन करके वो अंदर से देखने लगते हैं आखिर होने के वाला है। तो विंग हड़बड़ी में और वो बहुत ही परेशान था और विंग परेशानी में कहता है वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है। तो वांग जी कहता है विंग तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था और इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आए हो? तब विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है। कुछ ना कहते हुए वो सीधा वांग जी को खींचते उसके रूम पर ले जाने लगता है और युवान अंदर से सब कुछ देखने लगता है। विंग वांग जी को लेके उसके ही बेडरूम के अंदर जाता है और बेडरूम को लॉक कर देता है और ईवान ये सब कुछ देखता है। ये सब कुछ देख के ईवान भी निराश होकर वो दरवाज़ा लगा देता है। जब विंग ऐसे हाथ खींच के वो बेडरूम के अंदर ले जा रहा था और दरवाज़ा लगा भी दिया था तो वांग जी कहता विंग ये सब क्या हो रहा? ऐसा बोल के वांग जी विंग के हाथ को झटका देता है। विंग कहता वांग जी मुझे तुम्हें एक बात बताओ, क्या ईवान सच में मेरा बेटा है? वांग जी जैसे ऐसे सुन लेता है वांग जी एकदम के लिए शॉक्ड हो जाता है। वांग जी अपने 2 कदम पीछे लेता है विंग से। विंग फिर से 2 कदम वांग जी की तरफ आगे बढ़ते कहता है सच सच बताओ क्या ईवान मेरा बेटा है? पर ऐसे कैसे हो सकता है? तभी वांग जी कहता है विंग तुम्हें किसने कहा? निहोई-सन ने। तभी विंग कहता है तो फिर ये सच है? तुमने निहोई-सन को बताया था कि ईवान मेरा बेटा है, पर ईवान मेरा बेटा कैसे हो सकता है? मुझे तुमसे जानना है। तभी वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा हैरान था। वांग जी की आंखों में बहुत ज़्यादा टेंस दिखाई दे रहा था। वांग जी को इतना परेशान देखे विंग कहता है वांग जी तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, जो भी सच है मुझे अब बता दो। तभी वांग जी अपनी बात को फिर से छुपाते हुए वो विंग से झूठ बोल देता है और कहता है नहीं इवन तुम्हारा बेटा नहीं है, इवन मेरा बेटा है। और मैंने निहोसन को झूठ बोला था क्योंकि निहोसन और युवन बार बार उसके डैड के बारे में पूछ रहा था, तो मैंने ऐसी झूठ में मैंने तुम्हारा नाम बोल दिया। ऐसा बोल के वांग जी बस अपना कदम पीछे ले रहा था। वांग जी को जैसे डरते हुए अपनी कदमों को पीछे लेते हुए देखता है विंग कहता है वांग जी तुम डरो मत। ऐसे बोल के वांग जी करीब आ रहा था और करीब आते हुए कहता है तुम सच सच बताओ, मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोलोगे। वांग जी को इतना डरते हुए और अपनी कदमों को पीछे लेते हुए देख के विंग जल्दी से वो वांग जी के पास जाता है और वांग जी को एकदम प्यार से हग कर लेता है और हग करते हुए उसकी फोrehead पर किस करता है, उसकी चिक्स पर किस करता है और उसकी हैंड पर किस करता है। उसे काफ़ी प्यार से किस करते हुए विंग वांग जी को ये समझाता है जो भी सच है तुम मुझे बता दो, मुझे सच जानने का हक है। मुझे पता है तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। इवन सच में मेरा बेटा है, पर शायद मैं कुछ भूल चुका हूँ, शायद कुछ मिसिंग है जो मुझे पता नहीं है। वांग जी की आंखों से आंसू निकल रहा था। इतने साल से जो पेन, जो दर्द, जो बातें वो दिल में छुपा के दबा के रखा था, वो आज जैसे बाहर आने वाला था। आज शायद उसे सच बोलना पड़ेगा। वांग जी की आंखों में आंसू देख के विंग वांग जी के आंसू को पोंछता है और उसकी आइज़ पर किस करते कहता है प्लीज़ वांग जी रो मत, मैं अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वो बात अलग है कि मैं इतने साल तुमसे नफरत करता रहा, पर मुझे सब कुछ सच जब पता चल गया, अब मैं तुमसे ना तो दूर रह सकता हूँ और न ही तुम्हारी आंखों में आंसू देख सकता हूँ। अब तुम रोना बंद करो। तुमने जितना तकलीफ़ सहना था तुमने सह लिया और शायद मैं इसकी माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। मैं अगर तुमसे माफ़ी भी मांगूँ तो शायद यह अब गलत होगा। मैं तुमसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करना चाहते या फिर तुम अपनी लाइफ में मुझे शामिल नहीं करना चाहते तो ठीक है। अगर तुम खुश हो तो ठीक है, मैं ज़बरदस्ती तुम्हारी लाइफ में आने की कोशिश नहीं करूँगा, पर मुझे इतना तो जानने का हक है कि ईवन मेरा बेटा है। कम से कम ये बात तुम मुझे बोल सकते थे। इतनी बड़ी बात तुम मुझसे क्यों छुपाई? मेरा एक बेटा है और ये बात मुझे पता तक नहीं। तभी वांग जी वो विंग की बाहों से गिरते हुए वो नीचे घुटनों पर बैठ जाता है और वो बस रोने लगता है। वांग जी के सर नीचे हुआ था। विंग भी उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उसके चीन को पकड़ के उसके सर को उठाते हुए कहता है कभी भी ऐसे सर नीचे मत करना, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। गलती तो मैंने किया है, मैं तुम पर यकीन नहीं किया। वांग जी कहता है विंग मुझसे मत पूछो, मैं नहीं बता पाऊँगा। तब विंग कहता है वांग जी इतना हक तो मुझे दो कि मुझे पता चले कि ईवन मेरा बेटा है। वांग जी कहता है अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो मुझसे और नफरत करोगे और मैं और नफरत नहीं सह सकता। विंग कहता है मैं तुमसे नफरत क्यों करूं, तुम्हें मुझसे नफरत करना चाहिए। तभी वांग जी कहता है क्योंकि मुझे सच पता है तुम मुझसे प्यार करते थे और
सच जानने के बाद मैं तुमसे कैसे नफरत कर लेता। विंग कहता है सच। वांग जी कहता है मैं ये सच इसलिए छुपा रहा था क्योंकि तुम मुझसे नफरत करोगे। वैसे भी तुम मुझसे इतना नफरत करते थे, मैं और नफरत नहीं सहना चाहता था, इसलिए मैं सारा कुछ सच अब तक छुपा के रखा था। पर न्यूहसन ने सारा सच बता दिया। विंग कहता है कैसा सच, तुम किस सच की बात कर रही हो। तो वांग जी कहता है मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती एक रात बिताया था और वो तुम्हें याद भी नहीं है। मैंने वो हर मुमकिन कोशिश की कि तुम मेरे करीब आओ, तुम मेरे साथ वो सब कुछ कर लो। मैंने तुम्हें सीड्यूस किया था, मैंने इस हद तक तुम्हें परेशान किया था कि तुम मजबूर होकर मेरे साथ एक रात गुजर लिया थे। तभी कहता है ये सब तुम क्या बोल रही हो। तभी वांग जी कहता है जिस रात हम दोनों एक होटल में एक रूम में थे, तुम काफ़ी ज़्यादा पी लिए थे। पीने के बाद तुम कौन पे साइड पे जाके सो गया था। उस वक्त मुझे तुम पर काफ़ी ज़्यादा नफरत हो रहा था। सिर्फ उस वक्त नहीं, जिस टाइम से तुम मुझे कीमत लगाया था उस टाइम से मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत हो रहा था, इतना नफरत हो रहा था। मैंने सोचा था ज़िंदगी भर मैं तुम्हारा कभी चेहरा तक नहीं देखूँगा। विंग कहता है तो फिर ऐसा क्या हो गया था। वांग जी कहता है उस दिन मैं इतना ज़्यादा नफरत में था, इतना गुस्से में था कि मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो इंसान शायद अपनी नीड को पूरा करने के लिए वो शायद खुद के लिए ओमेगा खरीदता है। जैसे उस दिन तुमने मुझे खरीदा था, शायद ऐसे कई दिन होगा जो तुम ओमेगा खरीदते होंगे अपने लिए। और ये सोच के मुझे इतना नफरत हो रहा था, अगर तुम उस दिन मुझे टच करते तो शायद मुझे घिन होता, मुझे नफरत होता तुम्हारे उस टच से। पर जो होने वाला था मैंने कभी नहीं सोचा था। जब तुम पी के साइड पर सो गया था, मैं भी गुस्से में वहाँ पर सो रहा था, पर मुझे नींद नहीं आ रहा था। मुझे परेशान कर रहा था कि मैंने जिस इंसान से प्यार किया वो इंसान एक घटिया इंसान है, वो इंसान उसके पास ही लेटा हुआ है। मुझे तुमसे इतना नफरत हो रहा था कि वो नफरत मुझे सोने नहीं दे रहा था। मेरे आंखों से आंसू निकल रहा था कि मेरी दुनिया में कोई नहीं था, एक तुम थे जिससे मैं प्यार करता था, जिसके साथ मैंने अपनी लाइफ को बिताने के लिए सोचा था। पर वो भी ऐसा निकला, ऐसा लग रहा था कि मैंने सब कुछ खो दिया, मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं रहा। बस इसी के चलते मुझे नींद नहीं आ रहा था। पर आधी रात को मुझे बस थोड़े टाइम के लिए ही आँख लग गया था, कम से कम 5-10 मिनट के लिए मेरे ऐसी आँखें बंद हो गया था। तब मुझे कुछ वॉइस सुनाई दे रहा था, तो उस वॉइस से मेरा नींद टूट गया। वो तुम थे, तुम नींद में रो रहे थे। तुम रोते हुए ये बोल रहे थे क्यों वांग जी, क्यों क्यों तुमने ऐसा काम किया, क्यों तुम ऐसे लड़के निकले। मैंने तो तुम्हें एक अच्छा सीधा साधा लड़का समझा था, मैंने तुमसे इतना प्यार किया था, पर तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दी। वांग जी एकदम के लिए शॉक्ड हो गया था। वांग जी शॉक्ड होके वो विंग की फेस को देख रहा था। विंग बस नींद में बोल रहा था। वांग जी अपनी लाइट्स को ऑन करता है। विंग पूरे बेहोश हाल में था, मतलब वो इतना पी चुका था उसे कुछ होश नहीं था। वो नींद में कुछ भी बोल रही है। विंग की इस टाइम आंखें बंद था। वांग जी विंग के करीब जाता है, उसे अच्छे से सुनने की कोशिश करता है। विंग कहता है वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि मैं बता नहीं सकता। तुमने क्यों किया, ऐसे बोल के विंग रो पड़ता है। वांग जी विंग को बुलाने लगता है, पर विंग उस टाइम वो आंसर नहीं कर पाता क्योंकि सच में वो नींद में था। वो शायद अपने ही मन में बड़बड़ा रहा था। वांग जी उसके दिल और दिमाग में इस तरह से बैठ गया था कि वो नींद में भी वही सब बोल रहा था। विंग के दिल में काफ़ी असर पड़ा था वांग जी को इस हालत में देख के, या फिर ये कह सकते हो वहाँ पर बैठते हुए देखते। वो कभी नहीं सोचा था कि वांग जी ऐसे वे हो सकता है, या फिर कुछ लोग उसके ऊपर कीमत लगा सकते हैं। जो चीज़ सिर्फ उसका है वो सब उसे खरीदने की कोशिश कर रहा था विंग के रहते हुए। उनके एक पल के लिए वांग जी की सारी गुस्सा गायब हो गया था। वांग जी विंग के चेस्ट पर हाथ रखते उसे बुलाने की कोशिश करता है। वांग जी कहता विंग प्लीज़ उठ जाओ। तभी विंग वांग जी के हाथ टाइटली पकड़ लेता है और कहता है वांग जी प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। प्लीज़ वांग जी एक बार बोल दो कि ये सब कुछ मेरा सपना है। विंग को इतना रोता हुआ देख के और विंग जिस तरीके से बोल रहा था कि वो उससे प्यार करता है, वांग जी को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था। वांग जी को समझ में आ गया था कि विंग गुस्से में सिर्फ उसके ऊपर कीमत लगाया था। विंग ऐसा लड़का नहीं था और इसलिए वांग जी की आंखों में भी आंसू आ जाता है। वांग जी सोचता है एक कैसे हम हालत पर आके खड़ा हो गए कि हम प्यार करते एक दूसरे को पर हम बता नहीं सकते। वांग जी विंग को देख के खुद को रोक नहीं पाता। वांग जी विंग की चेस्ट पर अपनी सर रख देता है और उसे टाइटली प्यार से हग कर लेता है। वांग जी की आंखों से भी आंसू बह रहा था और जैसे वांग जी विंग की चेस्ट पर लेट गया था, विंग भी वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। कुछ टाइम वांग जी ऐसे ही लेटा हुआ रहता है।
वांग जी रोते हुए कहता है, विंग, कल सुबह के बाद तुम शायद मेरा कभी शक्ल तक नहीं देखोगे। ये हमारा आखिरी मुलाकात होगा, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे साथ एक यादगार पल पाना चाहता हूँ। शायद आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ये सोच के वांग जी विंग की फोrehead पर किस करता है, फिर उसकी सॉफ्टली उसकी लिप पर किस करता है। फिर वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आज के बाद मेरे पास ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। मैं चाहे तो खुद को कंट्रोल भी कर सकता हूँ, खुद को रोक सकता हूँ, पर ना तो मैं खुद को कंट्रोल करना चाहता हूँ और नहीं तो खुद को रोकना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ और फिर तुम्हारी लाइफ से निकल जाना चाहता हूँ। शायद ये मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। वांग जी फिर से विंग की लिप पर किस करता है। वो बहुत ही जेंटली था और बहुत ही प्यार से था। वो सॉफ्टली, इतना सॉफ्टली किस करता है कि वो उस चीज़ को फील करना चाहता था। वांग जी किस करते हुए वो विंग की नेक पर किस करता है, उसकी चेस्ट पर किस करता है। वांग जी धीरे धीरे विंग के कपड़े भी उतार दिया था और वांग जी अपनी ओमेगा फेरोमोन्स भी वो रिलीज़ कर चुका था ताकि विंग सेड्यूस हो सके और विंग भी उसके साथ उसके हेल्प कर सके, उसके साथ रात बिताने के लिए। वांग जी ये सोच समझ के किया था और ऐसा भी नहीं था कि वांग जी ने कंट्रोल खो चुका था। वांग जी सोच समझ के वो विंग के साथ ये सब कुछ करना चाहता था, क्योंकि वांग जी को पता था कि विंग उससे इतना ज़्यादा नफरत करता है कि सुबह होते ही विंग उसे अपनी लाइफ से इस तरह का निकाल के फेंकेगा कि शायद उसे वांग जी नाम कभी याद भी नहीं होगा। वांग जी चाहता था कि वो विंग के साथ एक रात वो एक गिफ्ट के तौर पर या फिर उसकी ज़िंदगी की एक हसीन पल बन के रह जाए, एक यादगार पल बन के रह जाए। इसलिए वांग जी विंग को इस हद तक सेड्यूस किया था, इस हद तक उसे प्यार किया था कि विंग भी मजबूर होके वो वांग जी को पलट के उसके साथ वो सब कुछ करता है। जिस टाइम वांग जी विंग के साथ सब कुछ कर रहा था, वांग जी ने विंग का पूरा कपड़े जब उतारा था तब विंग के बॉयलेट वांग जी के हाथ पर लगा था। जो बॉयलेट वो कपड़े से होके वो नीचे गिर गया था। वांग जी और विंग जब एक हसीन पल के साथ एक इंटीमेट होता है, वो काफ़ी शॉर्ट टाइम में हुआ था। क्योंकि विंग होश में नहीं था तो विंग एक चीज़ काफ़ी शॉर्ट टाइम में किया था। जो विंग और वांग जी अपना इंटीमेट टाइम ख़त्म करता है, वो दोनों फ़िलहाल रिलीज़ हो चुका था। तब विंग थोड़े टाइम के लिए अपनी आंखें खोला था। वो वांग जी को देखा था। वो वांग जी के फोrehead पर किस करते हुए कहा था, आई लव यू वांग जी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे हमेशा इस तरीके से प्यार करते रहना। तब वांग जी भी विंग की फोrehead पर किस करते हुए कहा था, मैं तुमसे हमेशा ऐसे प्यार करता रहूँगा, भले ही तुम मुझसे कितना भी नफरत कर लो, पर मैं तुमसे नफरत कभी नहीं करूँगा। वांग जी और विंग काफ़ी टाइम ऐसे ही लेटा हुआ था। फिलहाल वांग जी विंग को क्लीन करने के लिए वो वॉशरूम तक जाता है। वो विंग को क्लीन करता है और वही सेम कपड़े वो फिर से विंग को पहना देता है। जब वांग जी विंग के कपड़े पहना रहा था तब नीचे विंग का शूज़ पड़ा हुआ था और वहीं पर विंग का वॉलेट पड़ा हुआ था। जब वांग जी उस वॉलेट को उठाता है, वांग जी देखता है विंग के वॉलेट में उसका फ़ोटो लगा हुआ है। शायद विंग हर सुबह वांग जी का फ़ोटो देखता रहता था और वांग जी को पता भी नहीं है कि ये पिक्चर विंग ने कब लिया था। ये देख के वांग जी की आंखों में आंसू आ जाता है। प्यार तो वो दोनों एक दूसरे से हमेशा से करते था, पर क्या बात था जो विंग अब तक उसे नहीं बताया था कि वो उससे प्यार करता है। और वांग जी हमेशा इंतज़ार करता था कि विंग उसे कभी न कभी प्रपोज करेगा, क्योंकि वांग जी भी ये बात जानता था कि विंग उससे प्यार करता है और विंग भी ये बात जानता था कि वांग जी उससे प्यार करता है। भले ही वो दोनों एक दूसरे से ना कहे, पर उसके आई कांटेक्ट ये हमेशा बताता था कि वो सिर्फ उसका है। तो गैस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।